वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। च 93 रिवेंज। अब तक साफ शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त अनुष्का का ट्रीटमेंट किया जाना मस्त इम्पोर्टेंट था, मगर ट्रीटमेंट करने के लिए कोई उसके पास जाए तो जाए कैसे। अनुष्का तो अपने सेंसेस में थी ही नहीं। अगर कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता तो अनुष्का निश्चित रूप से उस इंसान का कत्ल कर देने वाली थी, ठीक ओमकार और उन गार्ड्स की तरह। अब तक अनुष्का पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अचानक शांत लिविंग एरिया में किसी के स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी, जिसने अनुष्का सहित सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेन गेट से रेयांश अपना ओवरकोट उतारते हुए लिविंग एरिया की तरफ ही आ रहा था। उसके एब्सोल्युटली चार्मिंग चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। रेयांश ने लिविंग एरिया में आते ही चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। उसने वहां की हर एक छोटी से छोटी चीज को नोटिस किया। यहां तक उसने ओमकार के कटे हुए सर को भी देखा, जिसकी आंखें दहशत से खुली थी और जीभ मुंह से बाहर लटक रहा था, मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। हालांकि इतनी सारी डिस्टर्बिंग चीजें देखने के बाद भी रेयांश के भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। उसका हैंडसम चेहरा ठीक उस आकर्षक पत्थर की तरह दिख रहा था, जो सिर्फ आंखों को कुछ पल के लिए सुकून दे सकता है, दिल को नहीं। रेयांश की प्रेजेंस ने वहां का माहौल ही बदल दिया था। अनुष्का भी लाल नशीली आंखों से बस उसे एकटक घूर रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। हालांकि उसकी सुंदर आंखों में अब भी मर्डरस इंटेंट भरा हुआ था, जो शायद उसे रेयांश को रिकॉग्नाइज करने से रोक रहा था। प्रिया, मिस्टर विनोद और उनकी पत्नी की नजर रेयांश पर गई और एकदम से उनकी आंखों में चमक आ गई। थोड़ी देर पहले वो लोग डर की वजह अपना होश खो चुके थे और उन लोगों ने आदित्य, आरव, ईरा और विवान की प्रेजेंस को एडमिट ही नहीं किया था, मगर अब उनका दिमाग थोड़ा सेंस में वापस आया था। मिस्टर विनोद ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर तभी अचानक तेज दर्द के साथ बिलबिलाते हुए उन्हें याद आया, कुछ मिनट पहले ही अनुष्का ने उनकी जीभ काट दी थी। मिसेज सिन्हा अपने पति की हालत से समझ गई, वो क्या कहना और करना चाहते हैं। मिस्टर सिन्हा ने बड़ी ही चालाकी से रोते हुए कहा, मिस्टर कपूर देखिए ना, ये लड़की पागल हो चुकी है। इसने आपके चाचा जी की जान ले ली और अब ये हमें भी मारना चाहती है। आप इसे कड़ी कड़ी से सजा दीजिए। इसने आपके परिवार के बारे में भी काफी बुरा भला कहा। मेरे पति ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उनका जीभ और दायां पैर भी काट दिया। रेयांश ने मिसेज सिन्हा की बात सुनी, मगर उसने उनकी तरफ एक नजर देखना तक जरूर नहीं समझा। उसकी गहरी नीली आंखें अनुष्का पर टिकी हुई थी, जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। रेयांश बगैर कुछ कहे अनुष्का की तरफ कदम बढ़ाने लगा, मगर तभी आदित्य ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, रे ब्रो, शी इज आउट ऑफ हर माइंड, उसके करीब मत जाए, वो आपको हट कर सकती है। हाँ रेयांश, आदि सही कह रहा है, उसके करीब मत जा, वो होश में नहीं है। जब तक वो खुद बेहोश नहीं हो जाती तब तक उसके करीब जाना सेफ नहीं है। जस्ट लुक एट हर, दोज आईज कुड किल विद द वे शी इज स्टेयरिंग एट यू। आदित्य और आरव ने रेयांश को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर रेयांश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था उसके ऊपर उन दोनों की बातों का कोई असर पड़ा हो। रेयांश खामोशी से अनुष्का की हेजल ग्रीन आंखों में देख रहा था, जो उसे ही घूर रही थी। रेयांश ने अचानक आदित्य और आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में भयंकर बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिसने आदित्य और आरव को अपने कदम पीछे लेने पर भी मजबूर कर दिया। आदित्य ने साइड हटते हुए कहा, ऑल राइट, अगर आप ये करना चाहते हो तो करो, मगर यदि उसने आपको एक करोच भी पहुंचाई तो इसका परिणाम उसे भुगतना होगा। अगर वह होश में नहीं है तब भी मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आदित्य का लहजा बेहद ही गंभीर था। कोई भी उसके भाई को हट नहीं कर सकता था, चाहे वो लड़की उसके भाई की बीवी ही क्यों ना हो, उसे ये बर्दाश्त नहीं था। रेयांश ने आदित्य की तरफ एक नजर देखा, मगर कहा कुछ नहीं। उसका छोटा भाई हमेशा से उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव रहा था, यह कोई नई बात नहीं थी। रेयांश चलकर अनुष्का के पास आया। एक साइड खड़ा विवान पूरे वक्त शांति से उन लोगों को ही देख रहा था। अनुष्का जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तब मिसेज सिन्हा ने उसे कॉल करके अनुष्का के बारे में बताया था। हालांकि उसे नहीं लगा था रेयांश ब्रिटेन से अपना सारा काम धाम छोड़कर इतनी जल्दी यहां आ जाएगा।
रेयांश ने ओमकार के सर पर लात मारा तो उसका कटा हुआ सर फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए एक कोने में चला गया। मिस्टर विनोद, प्रिया और मिसेज सिन्हा, जिनकी आंखें अनुष्का के अंत के इंतजार में थी, वो सब रेयांश का यह एक्शन देख हक्के बक्के रह गए। क्या ओमकार रिश्ते में रेयांश कपूर का चाचा नहीं लगता था? फिर रेयांश कपूर ने अनुष्का के बजाय अपने चाचा के कटे हुए सर को लात क्यों मारा था? उसे तो अनुष्का को लात मारना चाहिए था। आफ्टर ऑल उसने एक कपूर का कत्ल किया था। रेयांश अनुष्का की तरफ झुका। कब से शांत बैठी अनुष्का ने अचानक अपना हाथ उठाया। अनुष्का ओमकार की तरह ही रेयांश का गर्दन पकड़ना चाहती थी, मगर रेयांश ने बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। अनुष्का ने दूसरे हाथ से रेयांश का गर्दन दबोचना चाहा, मगर रेयांश ने एक हाथ से ही उसकी दोनों कलाई पकड़ ली। अनुष्का बुरी तरह स्ट्रगल करने लगी। उसकी हरी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी, जिसने उसके सेंस को धुंधला कर दिया था। प्राइमल रेज की वजह से अनुष्का को लग रहा था रेयांश भी बाकियों की तरह ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके दिमाग में रह रहकर एक ही आवाज उठ रही थी, इस आदमी को मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। रेयांश ने अनुष्का की कोशिशों और गुस्से को नजरअंदाज करते हुए पॉकेट से रुमाल निकाला। उसके हैंडसम चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। बता पाना असंभव था रेयांश के दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। रेयांश ने अनुष्का के चेहरे पर लगा हुआ ब्लड साफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें 5 दिन का वक्त दिया था, मगर तुमने 2 दिन में ही अपनी ऐसी हालत बना ली। अब तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें रिवेंज लेना नहीं आता है। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे बेडरूम में रहोगी। कहीं आने जाने की इजाजत नहीं मिलेगी तुम्हें। रेयांश की बर्फीली आवाज अनुष्का के कानों में गई। एकदम से उसकी आंखों से धुंधलाहट छटने लगी थी। शायद उसका विजन क्लियर हो रहा था। अनुष्का ने भारी नजरों से रेयांश को देखा। उसके होठों पर हल्की प्यारी सी मुस्कान आ चुकी थी और आंखों का मर्डरस इंटेंट कहीं गायब सा हो गया था। अनुष्का ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। इस बार माफ कर दो। रेयांश ने अनुष्का की बात सुनी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि बता पाना मुश्किल था उसका गुस्सा अनुष्का के लिए है या फिर मर चुके ओमकार के लिए। अनुष्का, जो थोड़ी देर पहले तक नर्क से आई क्रूर देवी की तरह दिख रही थी, उसकी हल्की खुली हुई पलकें एकदम से बंद हो गई और वो बेहोश होकर नाजुक फूल की तरह रेयांश की बाहों में झूल गई। उसका पतला शरीर गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। ड्रग के असर की वजह से उसके पूरे चेहरे और शरीर पर लाल निशान उभरने लगे थे। जिस बात का आरव को शुरू से डर था, अब वही हो रहा था। ड्रग का असर अनुष्का की बॉडी पर बुरी तरह से हो चुका था। रेयांश ने बगैर एक पल गवाए अनुष्का को अपने ओवरकोट उड़ाया और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रेयांश के बेशकीमती शर्ट और पैंट पर ढेर सारा खून लग चुका था, मगर रेयांश के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी कैसे। बचपन से वही ये सब देखता आया था। खून खराबा तो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। रेयांश पलटकर वहां से जाने लगा। बीच में उसकी नजर विवान पर भी गई, मगर उसने उससे कुछ नहीं कहा। आरव ने रेयांश के पीछे जाते हुए पूछा, रेयांश, क्या तूने सोचा है हम मामा जी को इस बारे में क्या कहेंगे? अगर तूने खुद ओमकार के साथ कुछ किया होता तो बात अलग थी, मगर अनुष्का ने उसे जान से मार दिया। मानिक और जारा इस बात के इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ओमकार उनका इकलौता बेटा था और नानी माँ भी ओल्ड कपूर मेंशन में ही है। मानिक और जारा जरूर उनकी काइंडनेस का फायदा उठाएंगे। तू मेरी बातों का मतलब समझ रहा है ना रे? नानी माँ से आरव का इशारा कार्तिक के मॉम की तरफ था, जिन्होंने अब परमानेंटली इंडिया में रहने का सोचा था। अब तक रेयांश पैलेस से बाहर आ चुका था, जहां रॉबिन कार का दरवाजा खोले उसके इंतजार में खड़ा था। रेयांश ने कार के अंदर बैठते हुए बिना इमोशन के कहा, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं मानिक और जारा को दादी माँ के सामने ही जान से मारूंगा। उन दोनों की गंदी परवरिश का ही नतीजा था ओमकार। रेयांश की बात सुनकर आरव 2 कदम पीछे हट गया। उसने आज से पहले रेयांश को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। शायद उसने गलत समय पर सही सवाल पूछा लिया था। पलक झपकते ही रेयांश की गाड़ियां आरव के आंखों के सामने से ओझल हो गई। आदित्य और ईरा भी अब तक पैलेस से बाहर आ चुके थे। ईरा ने धीमे स्वर में पूछा, ओमकार की मौत से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? जवाब में आरव ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं, मगर वो हमारा फैमिली मेंबर था। अनुष्का ने जो किया है
उससे पूरी कपूर फैमिली ऑफेंड होगी। फिलहाल मामा जी यहाँ नहीं है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर जब मामा जी को ये खबर मिलेगी तब क्या होगा मुझे पता नहीं। मामा जी फैमिली प्राइड को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, उनका रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल होगा। आरव की बात सुनकर ईरा के माथे पर भी शिकन की लकीरें उभर आई। एक लड़की होने के नाते अगर कोई उसके साथ गलत करने की कोशिश करता तो निश्चित तौर पर ईरा भी उन लोगों के साथ वही करती जो अनुष्का ने किया था, मगर जिसके खिलाफ अनुष्का ने ये सब किया था वो इंसान ऐसा नहीं था जिसे गुस्सा दिलाया जा सके। कार्तिक के अनगिनत किस्सों से ईरा वाकिफ थी, उसने कार्तिक के गुस्से के बारे में भी बहुत कुछ सुना था। ईरा बिल्कुल नहीं चाहती थी ओमकार की वजह से अनुष्का प्रॉब्लम में फंसे या फिर अनुष्का की वजह से रेयांश को कार्तिक के अगेंस्ट खड़ा होना पड़े। ईरा ने अचानक आदित्य को कहा, आदि, इससे पहले जारा और मानिक कुछ करे, तुम आंटी को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता दो। एक वही है जो अंकल को रोक सकती है। वैसे भी अनुष्का ने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया है, वो उस वक्त अपने होश में नहीं थी। अगर वो होश में, आदित्य ने ईरा की बात बीच में काटते हुए कहा, अगर वो होश में होती तो इससे भी कुछ ज्यादा बदतर करती। अच्छा ही हुआ वो होश में नहीं थी। खैर, तुम जारा और मानिक के बारे में ज्यादा मत सोचो, डैड को भी वो दोनों कुछ खास पसंद नहीं है। आदित्य की बात सुनकर आरव ने कहा, भाई मैं जानता हूँ मामा जी को मानिक और जारा कुछ खास पसंद नहीं है, मगर यहाँ बात हमारे फैमिली प्राइड की हो रही है। तू खुद अच्छे से जानता है मामा जी इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आरव की बातों ने आदित्य को भी थोड़ा सोच में डाल दिया। भले ही ओमकार कैसा भी हो, मगर उसके पास कपूर सरनेम था। उसके प्राइड से कपूर फैमिली की प्राइड जुड़ी हुई थी और कार्तिक अपनी फैमिली प्राइड को लेकर कितना सेंसिटिव था ये बताने की जरूरत नहीं थी। विवान जो अभी ही पैलेस से बाहर आया था, उसने आदित्य और आरव की कन्वर्सेशन सुनी। फैमिली प्राइड शब्द सुनते ही ना जाने क्यों विवान की आंखों में नफरत के भाव उभर आए। वो ये तक भूल गया कि वह आर्या से फोन पर बात कर रहा था। फोन की दूसरी तरफ से आर्या ने पूछा, विवान, अनुष्का दी कैसी है? वो दोनों ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? आर्या का सवाल सुनकर विवान अपने होश में वापस आया और फिर उसने अपनी स्पोर्ट्स कार का डोर ओपन करते हुए कहा, उसका बॉयफ्रेंड उससे ले गया। मुझे नहीं पता अब वो ठीक है या नहीं। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Chapter 94 She will be paralyzed। अब तक विवान जो अभी ही पैलेस से बाहर आया था, उसने आदित्य और आरव की कन्वर्सेशन सुनी। फैमिली प्राइड शब्द सुनते ही ना जाने क्यों विवान की आंखों में नफरत के भाव उभर आए। वह ये तक भूल गया कि वह आर्या से फोन पर बात कर रहा था। अब आगे फोन की दूसरी तरफ से आर्या ने पूछा, विवान, अनुष्का दी कैसी है? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? आर्या का सवाल सुनकर विवान अपने होश में वापस आया और फिर उसने अपनी स्पोर्ट्स कार का डोर ओपन करते हुए कहा, उसका बॉयफ्रेंड उससे ले गया। मुझे नहीं पता अब वो ठीक है या नहीं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे नहीं पता? और तुमने किसी अजनबी के हाथों में अनुष्का दी को क्यों सौंप दिया? उन्हें यहाँ ले आना था ना। अगर उस इंसान ने अनुष्का दी के साथ कुछ गलत कर दिया तो? विवान, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? आर्या ने चिंतित स्वर में कहा। विवान अब तक कार के अंदर बैठ चुका था। आर्या की चिंता उसे भी समझ आ रही थी, मगर वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। विवान ने कार स्टॉप करते हुए कहा, रेयांश कपूर अनुष्का का बॉयफ्रेंड रेयांश कपूर है। क्या तुम अब भी चाहती हो मैं अनुष्का को उसके साथ ना जाने दूं? विवान का सवाल सुनकर आर्या कुछ पल तक खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, जल्दी घर वापस आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। हम कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद विवान ने विंडो से बाहर देखा। उसकी कार हाईवे पर चल रही थी। विवान ने एक साइड अपनी कार रोकी, फिर वह कार के बाहर निकल गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें ऑलमोस्ट काली पड़ चुकी थी। विवान ने आसमान की तरफ चेहरा करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बंद आंखों के सामने अचानक कुछ अजीब से पल घूमने लगे। किसी कमरे के बाहर खड़ा एक छोटा सा बच्चा, जिसकी आंसू भरी आंखें कमरे के बाहर मौजूद अनगिनत मेंस शू पर टिकी हुई थी, और उस कमरे से आती किसी औरत की चीखें और अनगिनत मर्दों के हंसने की आवाजें, जो कि बड़ी ही अजीब थी। अचानक विवान का फोन तेजी से रिंग हुआ, जिसने विवान का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया।
विवान ने मुट्ठियां भींचते हुए पॉकेट से फोन निकाला। उसका असिस्टेंट वैभव उसे कॉल कर रहा था। विवान ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से वैभव की परेशान आवाज आई, बॉस पाशा पकड़ा गया। ना जाने कैसे उन लोगों को पहले से ही हमले की खबर मिल चुकी और उन लोगों ने पाशा को भी पकड़ लिया। वैभव की बात सुनते ही विवान ने अपनी आंखें बंद ली। उसके बेचैन चेहरे पर अब कठोर भाव उमड़ आए थे। विवान ने पूछा, और कुछ? वैभव ने जवाब में कहा, हाँ एक और बात बॉस, विंटर्स क्लाउड अब इन्फोसिस के फ्लैग के नीचे काम करेगी। मुझे अपने सोर्सेस से पता चला विंटर्स क्लाउड असल में मैडम रिचर्ड की ही एक कंपनी है। 20 साल पहले उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। अब वो वापस आ चुकी है, तो विंटर्स क्लाउड का चार्ज भी वो अपने हाथों में ले रही है। इस सडन कोलैबोरेशन की वजह से अब इन्फोसिस दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी बन चुकी थी। हमारी कंपनी और उनका गैप भी बहुत बड़ा हो चुका है। और एक बात बॉस, थोड़ी देर पहले स्टीवन विंटर्स का मेरे पास कॉल आया था। वैभव की आखिरी बात सुनते ही विवान की आईब्रोज दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था स्टीवन विंटर्स ने उसके असिस्टेंट को कॉल क्यों किया था। विवान ने बिना इमोशन के पूछा, उसने तुम्हें कॉल क्यों किया था? इनविटेशन देने के लिए बॉस, मैडम रिचर्ड ने कल रात आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। हालांकि मैंने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। क्या आप वहां जाओगे? मैं उन्हें ना कहूं कि हाँ कह दो, मैं जाऊंगा वहां। ओके बॉस। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद विवान गहरी सोच में डूब गया। उसका पहला वार ही खाली गया था। सिर्फ खाली ही नहीं बल्कि उसका सबसे वफादार आदमी भी पकड़ा गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बदला लेना तो दूर, बदला लेने से पहले वो खुद बर्बाद हो जाएगा। विवान ने गुस्से में कार की बोनट पर लात मारते हुए कहा, नहीं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम सबको। एक ना एक दिन तुम सबके बर्बादी की वजह बनूंगा मैं। बस इंतजार करो। जिस फैमिली प्राइड के लिए तुमने मेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद करी, कार्तिक कपूर, तुम्हारी उसी फैमिली प्राइड को धूल में मिला दूंगा मैं। बस इंतजार करो उस वक्त का। ये सब कहते हुए विवान की आंखों में एक आग थी, एक ऐसी बदले की आग जो सब कुछ तबाह कर देने की ताकत रखती थी। दूसरी तरफ रेयांश अनुष्का को अपने फार्म हाउस ले आया था। फिलहाल फीमेल डॉक्टर्स की टीम अनुष्का को एग्जामिन कर रही थी और रेयांश वहीं पर चुपचाप खड़ा था। फार्म हाउस आते ही उसने सबसे पहले अनुष्का को क्लीन किया था, जिसकी वजह से अब अनुष्का की बॉडी पर कोई ब्लड नहीं लगा था, मगर उसकी पूरी बॉडी रेड रेसेज से भरी हुई थी। बेहोशी में ही अनुष्का बुरी तरह छटपटा रही थी। उसकी दर्द और तकलीफ हर बीतते पल के साथ बढ़ता ही जा रही थी। अनुष्का को पूरी तरह एग्जामिन करने के बाद हेड डॉक्टर ने रेयांश की तरफ अपना रुख किया। उसके माथे पर मौजूद शिकन की लकीरें अनुष्का की बुरी कंडीशन को बखूबी रिफ्लेक्ट कर रही थी। हेड डॉक्टर ने सावधानी से कहा, मिस्टर कपूर, मैडम को जो ड्रग दिया गया है उसका नाम नाइटशेड 7 है। 6 साल पहले एक पागल साइंटिस्ट ने इस ड्रग को बनाया था CIPA पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि CIPA पेशेंट पर तो इस ड्रग का कोई असर नहीं हुआ, मगर नॉर्मल लोगों पर इस ड्रग का बहुत खतरनाक असर देखा गया, जिसकी वजह से इस ड्रग को बनने के 2 महीने बाद ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस ड्रग, रेयांश ने डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए कहा, ड्रग की डिटेल नहीं पूछी है मैंने डॉक्टर, साफ साफ बताओ उसकी कंडीशन कैसी है। उसकी से रेयांश का इशारा अनुष्का की तरफ था। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, मिस्टर कपूर, मैडम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। उनकी बॉडी में ड्रग गए हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ड्रग उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिसका असर आप इनकी स्किन पर साफ साफ देख सकते हो। अगर अगले 5 घंटे के अंदर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया गया तो इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। डॉक्टर की आखिरी बात सुनते ही रेयांश का हैंडसम चेहरा पत्थर के समान कठोर हो गया। रूम का टेम्परेचर भी उसके टेम्परामेंट में आए बदलाव की वजह से हिमालय की तरह ठंडा होने लगा था। रेयांश ने कोल्डली कहा, आप सब अब सोच क्या रही हो? डॉक्टर, उसे एंटीडोट दो और उसे ठीक करो। मुझे ये सब बताने से क्या होगा? डॉक्टर, तुम लोग हो, मैं नहीं। रेयांश का बढ़ता गुस्सा महसूस कर डॉक्टर ने हिचकिचाती आवाज में कहा, मिस्टर कपूर, एक्चुअली इस ड्रग का कोई एंटीडोट नहीं है। अनगिनत डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, मगर अब तक कोई भी इस ड्रग का एंटीडोट नहीं बना पाया। डॉक्टर की बात सुनते ही रेयांश ने एकदम से चिल्लाकर कहा, गेट लॉस्ट।
कब से शांत खड़े रेयांश को एकदम से चिल्लाता देख सारी डॉक्टर्स काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो सब बगैर एक पल गवाए कमरे से बाहर चली गई। रेयांश बेड के करीब आया। उसकी नजर एक पल के लिए भी अनुष्का के सुंदर चेहरे से नहीं हटी थी। रेयांश गहरी सांस लेकर अनुष्का के सिरहाने में बैठ गया। अनुष्का का सर सहलाते हुए रेयांश ने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया, फिर उसने एक नंबर डायल किया। 1-2 रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर लिया गया। फोन की दूसरी तरफ से किसी इंसान की गहरी आवाज आई, "Congratulations मिस्टर रेयांश ऑन बिकमिंग द न्यू किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बताएं, इतनी रात को कॉल करने की वजह क्या है? आपकी खिदमत में हम क्या कर सकते हैं?" रेयांश ने अनुष्का के सिल्की बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बिना भाव कहा, "अगले 1 घंटे के अंदर मुझे नाइटशेड 7 ड्रग का एंटीडोट चाहिए और साथ में उन डॉक्टर्स की टीम भी, जिन्होंने 14 साल पहले अनुष्का को ट्रीट किया था।" रेयांश की बात सुनकर फोन की दूसरी मौजूद इंसान ने पूछा, "कहां हो आप इस वक्त? लोकेशन बताइए, हम खुद एंटीडोट लेकर आ जाएंगे।" रेयांश ने जवाब में कहा, "मुंबई, मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ।" फोन की दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने कैजुअली कहा, "ठीक है, हम आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एंटीडोट तैयार करवाने में कुछ मिनट्स लगेंगे।" रेयांश ने उस इंसान की इस बात पर कुछ नहीं कहा। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही रेयांश का फोन दोबारा से रिंग होने लगा। इस बार रॉबिन उसे कॉल कर रहा था। रेयांश ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से रॉबिन ने पूछा, "बॉस, कोरोनेशन का क्या करना है? सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है।" रॉबिन के सवाल पर रेयांश ने बिना भाव के कहा, "तुम वापस ब्रिटेन जाओ, वहां के मामलों को हैंडल करो और कोरोनेशन को पोस्टपोन कर दो। मॉम के बर्थडे के बाद कोरोनेशन होगी।" रेयांश का ऑर्डर सुनने के बाद रॉबिन ने ओके कहा और फिर रॉबिन रेयांश को विंटर्स क्लाउड और इन्फोसिस की कोलैबोरेशन के बारे में बताने लगा। व्यारी मेंशन। विवान अपने मास्टर बेडरूम में आया। वहां का म्यूजिक सिस्टम ऑन था और लो म्यूजिक ने कमरे का माहौल बेहद ही रिलैक्सिंग बना दिया था। आर्या मिरर के सामने खड़ी अपना बाल सुखा रही थी। शायद उसने अभी ही शावर लिया था। कपड़ों के नाम पर उसने अपनी पलती बॉडी पर सिर्फ एक सफेद टॉवल लपेट रखा था। विवान की नजर आर्या पर गई और उसी पर टिक गई। आर्या का गोरा बदन उस सफेद टॉवल में बेहद ही सेडिक्टिव और टेम्पटिंग दिख रही थी। विवान के कदम अपने आप ही आर्या की तरफ बढ़ गए। आर्या खुद में ही पूरी तरह मगन थी और गाना गुनगुनाते हुए अपना बाल सुखा रही थी। विवान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, "What are you doing, वाइफी?" आर्या ने चौंक कर अपनी आंखें खोली तो मिरर में उसे विवान की अक्ष दिखी, जो आंखें बंद किए हुए उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस को इनहेल कर रहा था। आगे क्या होगा, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, एक दिन के कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद मुश्किल से यह चैप्टर लिख पाए हूँ। इन दिनों तबीयत बड़ी खराब चल रही है। कमेंट करना एंड टाइम रहा तो रात को एक और चैप्टर दूंगी।